गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ समीम अंसारी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय घुसकानी, रोहतक। बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, भारत ने उसको 1991 में अपनाया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो भारत को अर्थव्यवस्था विरासत में मिली वो बहुत ही पिछड़ी हुई थी और हमने 1991 तक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया। उसके पीछे जो संक्षिप्त में है वो आपको मैं बताता हूँ। चाहे हमारा प्राथमिक क्षेत्र था, चाहे द्वितीयक, चाहे तृतीयक क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे, जिसके कारण से हमें अपने आप को 1990 तक अपने आप को इस योग्य बनाने के लिए कि ताकि हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसलिए हमने अपने आप को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाए रखा। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो उस समय पॉलिसी अपनाई उसको संक्षिप्त में कहते हैं LQP, यानी कि लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट। लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट, ये तीनों एक प्रकार से बाधा का काम करते थे, जिससे कि हमने अपने आप को बचाया वैश्विक प्रतिस्पर्धा से। और वैश्वीकरण का जो मीनिंग है वो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो जब हमने LQP था उसको LPG में कन्वर्ट कर लिया। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1991 में हमने अपनाई और लगातार वो चल रही है। आज आपके सामने अगर आप कुछ दशक पहले देखें तो हमारी सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कार ही नज़र आती थी, या मोबाइल फ़ोन की बात करें तो सिर्फ मात्र 15 से 20 साल पहले एक या दो कंपनी के ही मोबाइल हमारे घरों में या हम समाज में देखते थे। लेकिन आज कुछ ही वर्षों में हमारे बाज़ार का रूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तो बच्चों, एक पहला ही क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि किस प्रकार से हमारे बाज़ार का रूप कुछ ही वर्षों में पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, या इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ ये है कि आज से कुछ दशक पहले तक हमारे सामने प्रत्येक चीज़ के, जो भी वस्तु हम प्रयोग करते थे उसके कुछ ही विकल्प होते थे, एक या दो विकल्प होते थे। लेकिन आज हम देख सकते हैं हमारे घरों में किसी भी चीज़ के हज़ारों विकल्प हमारे पास हैं। हमें इतनी जानकारी भी नहीं है कि किस वस्तु के कितने विकल्प हैं। चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें, चाहे सड़क पे गाड़ियों की बात करें, तो बहुत सारी कंपनीज़ की गाड़ी आप सड़कों पर देख सकते हैं। और बाज़ार का रूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया, तो आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से भी देख सकते हो। पहले जो दुकानें थी वो छोटी छोटी दुकानें होती थी और शोरूम टाइप में नहीं होते थे। आज अगर हम देखें तो हमारे बाज़ार में जो दुकानें हैं उनका स्ट्रक्चर है वो भी बदल गया है और बाज़ार का रूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। इसमें हम एक और चीज़ जोड़ सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए पहले बाज़ार में जाते थे, दुकान से ख़रीदते थे। आज ख़रीदने और बेचने की प्रक्रिया बदल गई है। बाज़ार का रूप विस्तृत हो गया है। बाज़ार का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो भी विस्तृत हो गया है। बाज़ार का अर्थ किसी एक निश्चित जगह से नहीं है। बाज़ार का अर्थ आज के समय में, वैश्वीकरण के समय में, जिस भी किसी माध्यम से बाज़ार एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस भी किसी माध्यम से बायर एंड सेलर, खरीदने वाला और बेचने वाला एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, हम उसको मार्केट कहते हैं। चाहे वो इंटरनेट से, चाहे वो पेटीएम से, चाहे वो गूगल से, चाहे वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़न से, किसी भी माध्यम से बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस व्यवस्था को ही बाज़ार कहा जाता है। तो आज हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, हज़ारों विकल्प हैं, हमें उनकी जानकारी भी नहीं है। तो ये वैश्वीकरण की ही देन है। अगला जो कंसेप्ट है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है या किसे कहते हैं। तो बच्चों, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जिसका
एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जिसका उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व एक से अधिक देशों में होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। तो बच्चों, इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादन का डिज़ाइन तैयार करवाती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। अब बच्चों, इसमें ध्यान से आप देखें। एक औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक कंपनी है। उसने अपना डिज़ाइन अमेरिका से तैयार किया, संयुक्त राज्य अमेरिका से डिज़ाइन तैयार करवाया और उसके पुर्जे उन्होंने चीन में विनिर्मित करवाए। तो अमेरिका में भी उनका ऑफिस है, चीन में भी ऑफिस है। फिर इन्हें जहाज़ में लादकर क्या किया, मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में जाकर इनको असेंबल किया, इनको जोड़ा पुर्जों को, और उसको बेचने के लिए भारत के कॉल सेंटर की सेवाएं ली गई। तो बच्चों, ये कंपनी चाहती तो ये पूरा का पूरा काम एक ही देश में हो सकता था। एक ही देश में वो डिज़ाइन तैयार करके, अमेरिका सक्षम है अपने आप में, चीन भी सक्षम है, तो किसी भी देश में कंपनी चाहती तो डिज़ाइन तैयार करवा के और उसके पुर्जों को वहाँ जोड़कर और बेचने के लिए उसी देश के कॉल सेंटर की सेवाएं ली जा सकती थी। परंतु मल्टीनेशनल कंपनी ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मल्टीनेशनल कंपनी का जो उत्पादन पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, ओनरशिप है, वो एक से अधिक देशों में है। दूसरी बात, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उन्होंने जब इस तरह से उत्पादन किया तो उनको पूरे उत्पादन में 50 से 60% तक की बचत हुई। कैसे? मल्टीनेशनल कंपनी जानती है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के कारण डिज़ाइन अमेरिका से तैयार करवाया। और वो ये भी जानती है कि चीन जो है वो सस्ता विनिर्माण केंद्र है, तो चीन में उन्होंने पुर्जे तैयार करवाए। और मैक्सिको और यूरोप जो है वो समुद्र से बीच में सेंटर में होने के कारण समुद्र दोनों तरफ से पूर्वी और पश्चिमी जो देश हैं उनसे जुड़े होने के कारण उन्होंने वहाँ पर उनको असेंबल किया ताकि वो समुद्री मार्ग से दोनों तरफ अपने सामान को बेच सकें। और भारत में पढ़े लिखे लोग हैं और अंग्रेजी हिंदी बोलने में सक्षम हैं, तो उन्होंने भारत के कॉल सेंटर्स की सेवाएं ली, जिससे कि उनको पूरी प्रक्रिया में 50 से 60% तक की बचत हुई। इस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनी का जो उत्पादन पर नियंत्रण है और स्वामित्व है वो एक से अधिक देशों में है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जिसका उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व एक से अधिक देशों में है, तो इसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी हेडिंग है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। तो इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है निवेश किसे कहते हैं। निवेश परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है। निवेश का मतलब है इन्वेस्टमेंट। इंग्लिश में है परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। परिसंपत्तियां मतलब एसेट्स। बच्चों, जब भी हम कोई भूमि, भवन, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं
जिसका जो उपयोग है आगे फर्दर उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसका जो यूज़ है उसका यूज़ फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, फॉर प्रोडक्शन, उसको हम, उसमें जो भी हम मुद्रा खर्च करते हैं उसको निवेश कहते हैं। अगर हम उस चीज़ का उपयोग आगे उत्पादन के लिए नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं एक घर खरीदता हूँ और मैं उसमें खुद ही रहता हूँ, मैंने रीसेल करने के लिए उसको नहीं खरीदा, तो बच्चों वो मेरे लिए क्या है, कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उपभोग व्यय है, क्योंकि मैं एक कंज्यूमर हूँ। अब कोई व्यक्ति कोई लैंड परचेज करता है, उस पे वो इंडस्ट्री लगाता है और फिर वो उत्पादन करता है, तो उस उत्पादक के लिए, उस प्रोड्यूसर के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के लिए एक सिलाई मशीन खरीदता है तो उसके लिए वो उपभोग व्यय है। लेकिन अगर वही सिलाई मशीन अगर एक टेलर खरीदता है, एक दर्जी खरीदता है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उसको व्यावसायिक प्रयोग के लिए काम करेगा। तो निवेश का मतलब है परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीनरी आदि पर खर्च की गई मुद्रा, जिसका उपयोग हम आगे उत्पादन के लिए करते हैं, उसको हम निवेश कहते हैं। अभी आगे है विदेशी निवेश। तो निवेश के साथ एक वर्ड जुड़ गया है, दैट इज फॉरेन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश किसे कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुत ही सरल है। अगर यही निवेश मल्टीनेशनल कंपनी करती है, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारत में कोई लैंड परचेज करती है, कोई बिल्डिंग परचेज करती है, कोई मशीनरी परचेज करती है, जिसका यूज़ वो आगे उत्पादन के लिए करते हैं, तो उसको हम कहेंगे विदेशी निवेश। अब मल्टीनेशनल कंपनी किस प्रकार से उत्पादन करती है? मल्टीनेशनल कंपनी किस तरह से उत्पादन करती है? तो मल्टीनेशनल कंपनी किस प्रकार से उत्पादन करती है? मल्टीनेशनल कंपनी के उत्पादन करने के निम्नलिखित 3 तरीके हैं। सबसे पहले स्थानीय कंपनी को खरीदकर, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर, स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर या साझेदारी द्वारा। हम तीनों तरीकों के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले है स्थानीय कंपनी को खरीदकर। तो बच्चों इसका एक उदाहरण आपकी बुक में है, अगर आप उसको देखेंगे। अमेरिकन कोई कंपनी है कारगिल फूड के नाम से, वो खाने का तेल बनाती है। अमेरिका की एक कंपनी है कारगिल फूड, वो खाने का तेल बनाती है। और भारत में एक कंपनी है परख फूड, जो वो भी खाने का तेल बनाती है और भारत में उसकी सप्लाई करती है। कारगिल फूड जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने भारतीय जो स्थानीय कंपनी है परख फूड, उसको खरीद लिया। उस कंपनी को, जो लोकल कंपनी है परख फूड, जिसका भारत में तेल बनता है, भारत में जो तेल सप्लाई करती है, उसको पूरी तरह से खरीद लिया और उसको अपना नाम दे दिया। तो पहला तरीका तो ये है कि स्थानीय कंपनी को खरीद कर। दूसरा है छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती हैं? उत्पादन करने के लिए जो भारत में छोटी छोटी जो लोकल कंपनीज हैं या छोटे उत्पादक हैं, उनको उत्पादन का ऑर्डर दे देती है और फिर उस उत्पादन पर अपनी कंपनी का टैग या लेबल लगाकर मार्केट में बेचती हैं। तो चित्र में आप देख भी रहे हैं, लुधियाना के एक घर में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र। बच्चों ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये काल्पनिक नहीं है, ये लुधियाना में किसी घर में जो छोटे मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने इनको फुटबॉल बनाने का ऑर्डर दिया
और ये उस कंपनी के लिए काम कर रही हैं। तो ये दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो तरीका है जिससे मल्टीनेशनल कंपनी उत्पादन करती है, वो है छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर। स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर साझेदारी द्वारा। और तीसरा जो तरीका है वो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, साझेदारी द्वारा। तो मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, जो स्थानीय कंपनी है, जो लोकल कंपनीज हैं, उनमें अपने शेयर परचेज कर लेती है। उनके शेयर मतलब हिस्सेदारी, 10%, 20%, 50%। बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी को उसके कुछ शेयर परचेज कर लेती है। तो आपको पता है जो लोकल कंपनीज होती हैं उनके पास बजट की कमी रहती है, इतना बजट नहीं रहता। तो कई बार जो लोकल कंपनीज है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए कहती हैं और उनको प्रॉफिट का जो शेयर उनका होता है वो उनको साथ शेयर करती हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम उत्पादन करते हैं। सबसे पहले स्थानीय कंपनी को खरीद कर, दूसरा छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर, और तीसरा स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर या उनके साथ साझेदारी द्वारा। तो ये हमारे 3 तरीके हैं जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन करती है। आगे है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। सबसे पहले तो व्यापार का क्या अर्थ है? तो व्यापार का अर्थ है आयात और निर्यात, वस्तुओं का आयात और निर्यात। अगर हम भारत में विभिन्न राज्यों के बीच देखें तो बहुत सारी वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में और दूसरे से तीसरे राज्य में आपस में हम आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं का। तो ये हमारा आंतरिक व्यापार है। अब आप समझ सकते हैं इसके साथ एक शब्द लगा है, वो है विदेशी। तो क्या मीनिंग हुआ? जब हम आयात निर्यात, जब भारत विभिन्न देशों के साथ आयात निर्यात करता है वस्तुओं और सेवाओं का, तो उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि विदेशी व्यापार किस प्रकार से विश्व के बाजारों को एकीकृत करने में सहायक है। आज हम भारतीय बाजार की बात नहीं करते, आज हम वैश्विक बाजार की बात करते हैं। आज जो पूरी मार्केट है वो ग्लोबल हो गई है, वैश्विक। तो उसके पीछे जो कारण है वो है विदेशी व्यापार। भारत में चीन के खिलौने, चीन में भारत के खिलौने आमतौर पर देखे जा सकते हैं। उसका कारण क्या है? विदेशी व्यापार। विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने के लिए विदेशी व्यापार बहुत सहायक है और विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बाज़ार आपस में जुड़ चुके हैं, एक हो गए हैं। आज हमें कोई चाइना का कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए चाइना में जाने की ज़रूरत नहीं है। चाइना के लोगों को भारत का कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए भारत में आने की ज़रूरत नहीं है। भारत में बैठे हुए उत्पादक अमेरिका में बैठे हुए उत्पादक से इतनी दूर बैठकर भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उनको उस मार्केट में वहाँ जाकर अपने जो प्रोडक्ट हैं, अपनी जो वस्तु है, वहाँ जाकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठकर भी वो प्रतिस्पर्धा कर सकता है हज़ारों मील दूर। उसका कारण क्या है? विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार जिससे कि विभिन्न देशों के बाज़ार आज एकीकृत हो गए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से बाज़ारों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ है। तो इसका अर्थ है कि विदेशी व्यापार के कारण भारत के जो उत्पादक हैं वो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को विभिन्न देशों के बाज़ारों में आसानी से बेच सकते हैं आयात निर्यात के द्वारा। इसी प्रकार से विदेशों में जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को भारत में आसानी से बेच सकती है।
तो भारत में चीन के खिलौने और चीन में भारत के खिलौने, दोनों उत्पादक अपनी अपनी जगह बैठकर आराम से बेच सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा है? एक तो विभिन्न बाज़ारों में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। आज भारत के बाज़ार में अगर आप देखते हो तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका जो प्रोडक्ट है वो भारत में अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो। आप अपने बाज़ार में जाते हैं, चाइना के खिलौने, यूएस, ठीक है, यूके और बहुत सारे देशों के प्रोडक्ट अपने बाज़ार में देख सकते हैं आप। दूसरा, दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, क्योंकि कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना प्राइस को ज़्यादा रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो आपको प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं का मूल्य एक समान रखना पड़ता है। और दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। आगे है वैश्वीकरण क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और यही हमारा टॉपिक भी है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का बहुत सरल सा मीनिंग है, बहुत सरल सा अर्थ है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अभी हमने पढ़ा था विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, इस प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो आप ये देखें कि विभिन्न देश एक दूसरे से परस्पर संबंध और एकीकृत किस प्रकार से हो रहे हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक आपकी बुक में बेटा पैसेज के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको अगर हम पॉइंट वाइज लिखें, बिंदु अनुसार लिखें, तो इस प्रकार से जो निम्नलिखित पॉइंट है उससे आपको पता लगेगा कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो इतनी तीव्रता से कैसे हो रही है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं। फर्स्ट, निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया निवेश। तो आप जानते हैं भारत विश्व के अन्य देशों में, जो भारत की कंपनी है वो विश्व के अन्य देशों में निवेश करती हैं। इसी प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारत में निवेश करती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात। तो अभी हमने पढ़ा कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोगों का आवागमन, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं, एक देश से दूसरे देश में लोग बेहतर रोजगार के लिए, शिक्षा की तलाश में, चिकित्सा सुविधाओं के लिए और अन्य कारणों से घूमने फिरने, तो एक देश के लोग दूसरे देश में विभिन्न कारणों से आवागमन करते हैं। तो भारत में भी विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा सुविधाएं के लिए। तो ये इस कारण से भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर वैश्वीकरण में कोई निभा रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या है? आप जानते हैं जब भी हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह से जो राष्ट्रीय पर्व हैं उस पर बाहर से विभिन्न देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं उनको इनवाइट किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विदेशों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। और लास्ट, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आयात और निर्यात और निवेश, जिससे उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले ये निम्नलिखित कारण हैं।
तो बच्चों, वैश्वीकरण की जो टॉपिक है उसका जो फर्स्ट भाग है वो यहीं तक हम कर रहे हैं। वैश्वीकरण से जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण है। तो इसके लिए जो दूसरा पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक बार स्टार्टिंग से हम एक झलक में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है वैश्वीकरण कुछ ही वर्षों में हमारे बाजार का रूप पूर्णतः किस प्रकार परिवर्तित हो गया है, ये हमने पढ़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन किस प्रकार से करती हैं, तो उसको उत्पादन करने के 3 तरीके हैं। स्थानीय कंपनी को खरीदकर, छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देकर और स्थानीय कंपनी के साथ साझेदारी द्वारा। हमने इसमें ये भी पढ़ा निवेश किसे कहते हैं, विदेशी निवेश किसे कहते हैं, और विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को एकीकृत करने में किस प्रकार से सहायक है, तो ये हमने पढ़ा है। और वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का मीनिंग क्या है, और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में यहाँ तक, और नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे।